I am Dr. Anil Bharti, Associate Professor from Indo Global College of Engineering and Technology. 504A इस तरह के जो रेफ्रिजरेंट्स है, दे आर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स, दे आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन दिस मशीन्स। जो जैसे हमारा एसी प्लांट है, जहाँ हमारा विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है, उसमें जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो दे आर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। लेकिन अगर हमें मान लो कि हमारा जो प्लांट है वो कहीं और लगा हुआ इंडस्ट्री में, जो एसी प्लांट एयर कंडीशनिंग प्लांट है वो कहीं और लगा है, और बाकी सभी जितने भी उसके अंदर सब यूनिट्स हैं वहाँ पे हमने अगर हीट को कैरी करना है, तो उसके लिए हमें वी नीड टू यूज़ द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स में बेसिकली 3 तरह के रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं। वो फर्स्ट वन इज़ एयर, सेकेंड इज़ वाटर, और समटाइम्स वी आल्सो यूज़ ब्राइन सोल्यूशन। तो इससे हमारा जो है सिस्टम एफिशिएंट बनता है और इसमें हमारी कॉस्ट सेविंग भी बहुत होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ गया ब्लोअर्स। अब ब्लोअर्स का फंक्शन क्या होता है एचवीएसी सिस्टम में? दे ब्लोअर्स या फैंस जो है दे क्रिएट द प्रेशर डिफरेंशियल, पॉजिटिव प्रेशर डिफरेंशियल, समटाइम्स दे आल्सो क्रिएट दिस नेगेटिव प्रेशर डिफरेंशियल। तो प्रेशर डिफरेंशियल हमें क्यों चाहिए? अगर मान लो कि हमें सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को ट्रांसपोर्ट करना है या उसको हमने घुमाना है, बाकी जैसे यहाँ पे ये अलग अलग आपने देखा हो, ये डक्ट्स हैं सारी, यहाँ पे ऊपर देखो 1 2 3 4, ऑल दीज डक्ट्स। यहाँ से कुछ डक्ट्स में से तो जो है चिल्ड एयर या कूल एयर जो है एंटर कर रही है रूम में, ठीक है। कुछ इसमें से 1 या 2 डक्ट्स ऐसी हैं जहाँ से रिटर्न जा रही है एयर, जो एग्जॉस्ट एयर है वो वापस भी जा रही है। तो अब इसमें क्या है कि इस डक्ट्स में से अगर एयर को फोर्सली हमने बाहर निकालना है या इसको रिटर्न करना है, तो उसके लिए हमें प्रेशर डिफरेंशियल चाहिए। तो वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो कर रहा है फैन या ब्लोअर्स। तो इनका मेन पर्पज़ यही है ब्लोअर का, टू क्रिएट द प्रेशर डिफरेंशियल इन द सिस्टम। देन उसके बाद नेक्स्ट आ गया डक्ट्स एंड वेंट्स। अब वेंट्स तो मैंने आपको दिखा दिया, ये वेंट्स हैं। अब वेंट्स जिस जो फिक्सचर्स के ऊपर फिट किए हुए हैं या जहाँ से वेंट की ओपनिंग हो रही है, जो उसके पीछे लगा हुआ है, वो सारी डक्ट्स हैं। अब डक्टिंग ये सारी सीलिंग के अंदर है, ये आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। तो डक्ट्स का मेन सोल पर्पज़ क्या है? डक्ट्स कैरी द ट्रांसपोर्ट द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटिंग प्लांट टू द डिफरेंट पॉइंट्स। तो डक्ट्स का यही काम है बस। तो डक्ट्स का डिज़ाइन करना एक इट्स अ सेपरेट इंजीनियरिंग, कि किस तरह से उसका जो पाथ हमने डिज़ाइन करना है, शॉर्टेस्ट पास होना चाहिए, हीट जो लॉसेस कम होने चाहिए, कॉस्ट सेविंग होनी चाहिए, एनर्जी सेविंग होनी चाहिए, वो अलग सेपरेट साइंस है। तो इसमें इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो डक्ट्स और वेंट्स का यही मेन फंक्शन है। वेंट्स के थ्रू हम जो है सप्लाई और रिटर्न एयर जाती है इसमें से, और वेंट्स के थ्रू हम वी आल्सो कंट्रोल द एयर जो वेलोसिटी या एयर जो फ्लो है उसको भी हम रेगुलेट करते हैं इसमें कई जगह पे। जैसे मान लो उस जगह पे जो है कोई बैठा नहीं है, तो कई सिस्टम्स के अंदर हम डक्ट्स को क्लोज कर सकते हैं। आपकी जो गाड़ीज़ के अंदर जो कार्स हैं, कार के अंदर आपने देखा होगा उसमें जो आपकी डक्ट्स बनवानी होती है ना, आप उसको ऊपर नीचे करते हो, आगे पीछे लेफ्ट राइट करते हो, वो इट इज़ आल्सो अ डक्ट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डक्ट। तो उसमें हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं, फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म लाइक दिस वे। देन अब HVAC को मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया कि HVAC इज इक्वलेंट टू एयर कंडीशन। सिर्फ ये है कि अगर AC हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसको HVAC सिस्टम कह सकते हैं। सो नेक्स्ट वी लुक इनटू द मेन कंपोनेंट्स ऑफ AC या HVAC सिस्टम की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें। The first foremost important part of any refrigerating system is compressor unit. Then condenser unit, evaporator. Then उसके बाद expansion device, air filters, strainers and motor. These are the main parts of any air condition या air conditioning unit. अच्छा, लास्ट बेंच में जो लास्ट रो में बैठे हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर? आपने किसी ने थोड़ा सा आइडिया हो कंप्रेसर का क्या काम होता है एसी के अंदर? हाँ, किसको कंप्रेस कर रहे हो? कंप्रेसर बहुत जगह यूज होते हैं। कूलेंट। एनीवन एल्स? तो आपने कोई भी अगर एसी सिस्टम देखा है, जैसे हमारे घर के अंदर जो है विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है या घर का रेफ्रिजरेटर है, सभी के अंदर कंप्रेसर आपने देखा होगा। मैकेनिक कहता है कि आपका कंप्रेसर हो गया जी, सुना ना ये वाला, कंप्रेसर आपका ख़राब हो गया, कंप्रेसर आपका वीक हो गया, फलाना हो गया। तो कंप्रेसर जो है जो किसी भी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का मेन जो पार्ट है, जो हार्ट है उसका, एक तरह से जैसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है ना, ब्लड को ये पंप कर रहा है, कंप्रेसर का सेम फंक्शन है, उसको भी क्या करना है, रेफ्रिजरेंट को पंप करना है। अब कंप्रेसर का जो मेन फंक्शन क्या है
इट इज़ क्रिएटिंग द प्रेशर डिफरेंशियल ऑफ अ रेफ्रिजरेंट। अब इसमें मैंने आगे दो कंपोनेंट लिखे हैं, एक है कंडेंसर यूनिट और एक है इवोपरेटर। कंडेंसर और इवोपरेटर के अंदर, दोनों के अंदर प्रेशर का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। एक तरफ जो है प्रेशर जो है बहुत कम होता है इवोपरेटर कॉइल के अंदर, और दूसरी तरफ जो कंडेंसर है वहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है। अब ये प्रेशर डिफरेंशियल की जो क्रिएट करने वाला जो डिवाइस है वो है कंप्रेसर। जैसे ही कंप्रेसर ख़राब हुआ आपका सिस्टम पूरा हॉल्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपकी जैसे कंप्रेसर बंद नहीं हुआ, आपका जो एसी यूनिट है इट विल स्टार्ट दिस प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेशन। तो अब ये उसके बाद जो है कंप्रेसर के बाद नेक्स्ट मैंने आपको लिखा था यहाँ पे कंडेंसर, इवोपरेटर, एक्सपेंशन डिवाइस, एयर फिल्टर, स्टेनर एंड डबल शाफ्ट मोटर। ये जो मेन पार्ट्स हैं जो एचवीएसी सिस्टम में जो काम करते हैं। थोड़ा आगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे कंप्रेसर को मैंने लिखा है, कंप्रेसर जो है तीन तरह के होते हैं, एक रोटरी, रेसिप्रोकेटिव, और इंडस्ट्रीज के अंदर जो होते हैं वो होते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कंडेंसर आपने देखा होगा एसी के अंदर, आपको कई बार कहते हैं मार्केटिंग जब करते हैं कि सर यहाँ इसका जो कंडेंसर है वो कॉपर कॉइल है, इसमें कॉपर ट्यूब है, किसी में एल्यूमिनियम की ट्यूब होती है, एल्यूमिनियम का भी यूज़ हो गया। लेकिन वी ऑलवेज प्रेफर दोज कंडेंसर्स एंड दिस इवोपरेटर्स इन विच वी हैव अ कॉपर ट्यूब्स, बिकॉज कॉपर हैज़ अ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। देन एक्सपेंशन डिवाइस में जो है, जो हम रेफ्रिजरेंट गैस को एक्सपेंड कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा डिवाइस है। एक्सपेंशन डिवाइस का काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, वो आगे देखेंगे हम। स्टेनर का फंक्शन होता है कि अगर सिस्टम के अंदर बाई चांस मॉइस्चर अगर एंटर करता है तो उसको मॉइस्चर को निकालना बहुत ज़रूरी है, तो उसको जो है स्टेनर का काम है कि मॉइस्चर को रिमूव करना। देन डबल शाफ्ट मोटर का मतलब है कि उसमें एक तरफ ब्लो लगा होता है, एक तरफ फैन लगा होता है। ये आगे हम देखते हैं कैसे होता है। बाकी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट मैंने आपको बताया था कि कोई भी चिलिंग सिस्टम है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट मेन जो काम करता है उसको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। नाउ दिस इज़ अ टिपिकल विंडो एयर कंडीशनर। विंडो जो आपके घर के अंदर, आई थिंक सभी के घर के अंदर लगा हुआ है विंडो एसी। तो आप में से कितने को जो इसकी वर्किंग पता है, ताकि मैं उसी हिसाब से डिटेल में जाऊँगा इसमें। हाउ मैनी ऑफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इसकी वर्किंग हमें अच्छी तरह से पता है? काइंडली रेज योर हैंड्स, या रेज वो करो जिसको लगता है कि नहीं इतना मतलब क्लियर नहीं है, थोड़ा वेग सा आइडिया है लेकिन इतना क्लियर नहीं है। काइंडली रेज दो हैंड्स जिनको लगता है कि इतना खास नहीं पता। बाकी सबको पता है, हाथ खड़े करो, फिर मैं पूछूंगा यहाँ पे। Most of the people they are not this clear about this. So let us understand the working of window AC. Now यहाँ पे मैंने इससे पहले आपको जो पार्ट्स बताए थे उसमें से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, विंडो जो एसी है उसमें दो इस पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। इंडोर वाली साइड जो है, जो छोटी वाली कॉइल है यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरफ लेफ्ट वाली तरफ, ये इंडोर यूनिट है। यहाँ बीच में आपकी वॉल आ गई, उसके राइट साइड पे बाहर वाली तरफ जो है आउटडोर यूनिट है। तो अब इसमें क्या है कि अंदर वाली साइड अगर देखें तो जो अंदर वाली जो कॉइल है, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर। ये कॉइल को हम कहते हैं इवोपरेटर। इसके इवोपरेटर के बैक साइड पे पीछे जो क्या लगा हुआ है, ब्लो लगा हुआ है। देन उसके बाद वॉल है, उसके आगे मोटर है। मोटर की जो डबल शाफ्ट मोटर है, ये सिंगल मोटर पे एक तरफ ब्लो लगा हुआ है और एक तरफ आपके फैन लगा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये ब्लोअर वाली तरफ जो है याद रखना है, ये इवोपरेटर कॉइल है, और जो फैन वाली तरफ है जो राइट साइड पे है वो है कंडेंसर कॉइल। आपके राइट साइड ये वाली है, ठीक है। कंडेंसर जो होता है ये हमेशा, जब घर में अगर आप एसी देखोगे तो जो कंडेंसर की जो ओपनिंग होती है हमेशा इन्वायरमेंट की तरफ होती है, ओपन, जहाँ पे ओपन स्पेस है या सराउंडिंग में होती है, ठीक है। और इवोपरेटर जो कॉइल है वो रूम के अंदर होती है। अब इसमें क्या है कि जब हम एसी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एसी विल स्टार्ट सकिंग एयर फ्रॉम द रूम। तो रूम में से वो एयर को सक करेगा एक तरफ से। द एयर विल पास थ्रू द फ्रंट रो ऑफ फिल्टर्स। उसमें फिल्टर का जो उसमें मैश लगी हुई है, ठीक है। फिल्टर में से एयर क्रॉस होगी, फिल्टर होगी, और उसके पीछे जो आपकी इवोपरेटर कॉइल है, इवोपरेटर कॉइल के अंदर मेन कूलिंग हो रही है, मेन रेफ्रिजरेशन इसके अंदर हो रहा है। तो इवोपरेटर कॉइल का जो टेम्परेचर होगा इट इज़ अराउंड -18 डिग्री के आसपास होगा, -18 डिग्री सेल्सियस। तो जब एयर उसमें से उसके कॉइल के ऊपर से पास होके जाएगी, उसमें फिन्स लगे हुए हैं, तो एयर जो फर्स्ट पास है एयर उसमें से क्रॉस करके साइड ग्रिल में से निकलेगी, जो साइड में ग्रिल होती है। तो एक पास हो गया। लेटर से हमने जब एसी स्टार्ट किया था उस समय टेम्परेचर था उसका 36 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट पास के बाद एयर का टेम्परेचर हो गया 34 डिग्री सेल्सियस।
फिर वही एयर बार बार सर्कुलेट हो रही है। सेकंड पास में 32, फिर 30, फिर 28। नाउ लेट अस यू हैव सेट द टेम्परेचर फॉर 26 डिग्री सेल्सियस, आपने 26 डिग्री सेट किया हुआ है। तो ऐसी एक पास, दो पास, मे बी आफ्टर 18 पास द टेम्परेचर जो सेट टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस वो अचीव हो गया। तो इस तरह से आपका जो है कूलिंग होती है रूम के अंदर। तो अब सेट टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आपने सेट किया वहाँ पे जाके क्या होगा, कंप्रेसर को जो थर्मोस्टेट सेंस करेगा कि हाँ टेम्परेचर जो आपने सेट पॉइंट लिया था वो अचीव हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, इट विल स्विच ऑफ या टर्न ऑफ द कंप्रेसर। अब कंप्रेसर बंद हो गया, ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट की सर्कुलेशन बंद होगी, कंडेंसर है उसके अंदर, लेकिन आपका फ़ैन जो पीछे ब्लोअर है वो चलता रहेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब मेन जो आपकी पावर कंजम्पशन होती है वो होती है कंप्रेसर में, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से जब वेपर फॉर्म में बनता है तो उसको कंप्रेस करना पड़ता है वेपर्स को, और कंप्रेशन प्रोसेस इज़ वेरी वेरी यू कैन से टेकिंग लॉट ऑफ पावर। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर जो 80% जो पावर यूज़ होती है वो कंप्रेसर में होती है। तो जब कंप्रेसर बंद हो गया, आप सोचो कि आपके एसी का 80% जो पावर खत्म होगी, वहाँ पे बंद होगी, सिर्फ आपका सिर्फ ब्लोअर चल रहा है पीछे या फ़ैन चल रहा है। तो इस तरह से ये सर्किट पूरा हो गया आपका अंदर वाली साइड जो रूम के अंदर चल रहा है। अब हम आ जाते हैं बैक साइड पे, क्या हो रहा है पीछे कंडेंसर वाली तरफ। कंडेंसर हम उसको कहते हैं जो कि आपके रूम में से जो आपने हीट निकाली है, जो इवोपरेटर कॉइल में से जो हीट उसने रिमूव की है, अब वो जो रेफ्रिजरेंट है, वो रेफ्रिजरेंट पहले इवोपरेटर में से उसने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब की, वहाँ से वो वेपर फॉर्म में चला गया, वेपर फॉर्म को कंप्रेसर ने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसने कंडेंसर प्रेशर पे कंडेंसर में भेज दिया। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कंडेंसर का मतलब इट विल कंडेंस द वेपर्स, वेपर की कंडेंसेशन होगी वहाँ पे। तो जो रेफ्रिजरेंट है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, वेपर्स फॉर्म में जो आ गया है, अब उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और उसका प्रेशर भी जो कंप्रेसर से जब बाहर निकलेगा डिस्चार्ज लाइन में आएगा वो, तो उसका प्रेशर भी बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर्स विल एंटर इनटू द कंडेंसर कॉइल। अब कंडेंसर कॉइल में हमने क्या करना है, उसको कंडेंस करना है, वेपर्स को हमने दोबारा लिक्विड में वापस रिटर्न लेके आना है, उसको रिकवर करना है। तो उसके पीछे फैन जो लगा वो क्या करेगा, इट विल थ्रो द एयर ऑन द कंडेंसर कॉइल। तो एयर जो उस पर थ्रो कर रहा है वो बाहर से नहीं आ रही, वो रूम वाली एयर नहीं है, वो अलग है, जो पीछे जो एनवायरनमेंट वाली एयर है उसी टेम्परेचर पे एयर को उसके ऊपर वो जो है थ्रो करेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी लेटेंट हीट जो है इट विल टेकन अवे बाय द एयर जो हम इसको जो इसमें से क्रॉस होकर जा रही है। तो आप अगर एसी के पीछे हाथ रख के देखोगे, यू विल फील द हॉट एयर कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर यूनिट, ठीक है, वो और कुछ नहीं है, वही है जो रेफ्रिजरेंट की हीट है, वो हीट बाहर निकल रही है वहाँ से। तो कॉइल के स्टार्ट से लेके एंड तक पहुँचते पहुँचते जो आपका रेफ्रिजरेंट है, इट विल अगेन कम्स टू द लिक्विड फॉर्म। अब लिक्विड फॉर्म के आने के बाद वो दोबारा फिर जो रिसीवर में जाएगा, वहाँ पे कलेक्ट होगा सारा जो रेफ्रिजरेंट है, फिर वहाँ से वो जाएगा एक्सपेंशन डिवाइस में। अब एक्सपेंशन डिवाइस एक स्पेशल डिवाइस है जो कि क्या करती है, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया टू द रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में है अभी, और वो आ कहाँ से रहा, कंडेंसर से। कंडेंसर का प्रेशर मैं आपको बताया था ना कि बहुत ज़्यादा हाई है, इसमें दो साइड्स होती हैं, हाई प्रेशर साइड, लो प्रेशर साइड। हाई प्रेशर साइड जो है वो है कंडेंसर वाली साइड, लो प्रेशर साइड जो है वो है इवोपरेटर वाली साइड। तो जैसे ही यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस में आपका रेफ्रिजरेंट आएगा तो इट विल सडनली एक्सपीरियंस अ सडन फॉल इन प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ वहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस में, आपने देखा होगा एक पतली सी ट्यूब होती है, ऐसे कॉइल फॉर्म में होती है, वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो कॉइल फॉर्म में एक बहुत लंबी अगर आप ट्यूब में उसको दोगे तो इट एक्सपीरियंस लॉट ऑफ लार्ज एरिया। अब जैसे ही वो एक्सपीरियंस जो रेफ्रिजरेंट लार्ज एरिया में एंटर करेगा, वो सडन प्रेशर रिड्यूस होगा वहाँ पे। सो प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होगा, इट विल एक्सपैंड। जब भी कोई लिक्विड को हम इसका प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो अब द लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग इन द इवोपरेटर कॉइल। बॉइलिंग का मतलब यहाँ पे इवोपरेशन होगी, तो वहाँ से वो हीट लेनी शुरू करेगा दोबारा, यहाँ से फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दो साइकिल चल रहे हैं, एक यहाँ पे हीट रूम में से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और रिजेक्ट कहाँ पे कर रहा है, एनवायरनमेंट में कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ रूम एयर कंडीशनर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो यहाँ तक, एनी क्वेश्चन, कोई भी किसी तरह का डाउट हो कोई? चलो नेक्स्ट आते हैं। तो ये वर्किंग मैंने बताई थी आपको। ये मैंने थोड़ा इसका एसी के अंदर जो दो कॉइल्स होती हैं उसमें किस तरह से लेआउट है उसका। एक तरफ कंडेंसर जो बाहर वाली तरफ है, इवोपरेटर अंदर वाली साइड है, ऊपर कंप्रेसर है, नीचे मीटरिंग डिवाइस। मीटरिंग डिवाइस का मतलब है जो आपका एक्सपेंशन वाल्व जिसको हम कहते हैं। अब बेसिकली एक्सपेंशन वाल्व का एक और काम भी है, जैसे एसी के अंदर जो है
अब यहाँ पे अगर सपोज करो अभी हम 50% आर सिटिंग है, अभी जो लोड जो चल रहा है एसी के ऊपर वो कुछ है, अगर 50% और एंटर करते हैं रूम में तो लोड इंक्रीज हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब जो पीछे एसी लगा हुआ है उसमें जो रेफ्रिजरेंट गैस सर्कुलेट हो रही है, अब जैसे ही लोड इंक्रीज होगा सर्कुलेशन भी इंक्रीज होनी चाहिए, या रेफ्रिजरेंट का जो मास और रेफ्रिजरेंट है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। तो वो कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है मीटरिंग डिवाइस या एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस सारे काम कर रही है, वो रेफ्रिजरेंट कितना आगे जो है भेजना है, कितना मास आगे भेजना है, वो सारा जो है जो एक्सपेंशन डिवाइस है वो मॉनिटर कर रही है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं आते। अब मैंने विंडो एसी का आपको वर्किंग बता दी। आपने देखा होगा स्प्लिट एसी का भी आजकल जो यूज़ करते हैं हम, तो कई जगह पे क्या होता है कि जैसे विंडो एसी हमने यहाँ पे लगाना है, या कोई रूम की पोजीशन ऐसी है जहाँ पे कि जो उसका रेयर साइड है वो दूसरे रूम में खुलेगी, तो वहाँ पे तो हम कर ही नहीं सकते उसका इंस्टॉल। हमें तो ओपन एरिया चाहिए जहाँ पे इन्वायरमेंट में उसकी हीट डम कर सकें। तो अगर कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ पे कि रूम अगर सेंटर में है तो वहाँ पे हम स्प्लिट एसी यूज़ करते हैं। सेकंड, स्प्लिट जो विंडो एसी है उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, सारी जो पार्ट्स हैं वो एक ही यूनिट के अंदर फिक्स्ड हैं, तो उस वजह से उसमें क्या होता है वाइब्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसमें, और उसका कई बार इंस्टॉलेशन में बहुत दिक्कत होती है। अदरवाइज़ उसकी जो है रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स होने की वजह से क्या हुआ कि वी हैव ऑल्सो अल्टरनेटिव, वी कैन यूज़ द स्प्लिट एसी। अब स्प्लिट एसी में क्या है कि हमने इवोपरेटर यूनिट को जो कूलिंग कॉइल है उसको हमने सेपरेट कर दिया बाकी यूनिट से। तो एक तरफ आप देखोगे आप लेफ्ट साइड पे इवोपरेटर जो कॉइल है, ये वो कॉइल है जिसमें मेन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो हम रूम के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो कॉइल है ये इवोपरेटर कॉइल है, इवोपरेटर यूनिट है, इसको हम रूम के अंदर रखेंगे, बाकी सारा यूनिट हम बाहर निकाल देते हैं। तो आपने देखा होगा छतों पे लगा होता है ना इतना बड़ा सा यूनिट, ये वाला ये कंडेंसर यूनिट है। तो कंडेंसर यूनिट जो स्प्लिट का जो कंडेंसर है उसके अंदर कंप्रेसर भी होगा, उसके अंदर कंडेंसर कॉइल भी होगी, एक्सपेंशन डिवाइस भी उसके अंदर होगी, तो सारा बाकी जितना भी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है वो सारे इसमें होंगे। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इसमें एक तो हमारे जो नॉइज़ लेवल कम हो गया, वाइब्रेशंस कम होगी। कई बार विंडो आपने देखा होगा ऐसे वाइब्रेट करती है, वो इसी वजह से करती है। तो ये सारा जो हमारा ये इसमें प्रॉब्लम्स सारी हम इसमें से वी कैन रिड्यूस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो ये एग्जांपल ऑफ स्प्लिट एसी। अब इवापोरेटर मैंने आपको बता दिया है, बेसिकली जितनी भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो इवापोरेटर कॉइल में होता है प्रोड्यूस, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करते। कंप्रेसर का ये कटा हुआ सेक्शन है। देन कंडेंसर यूनिट ये मैंने बता दिया जो बाहर वाली तरफ लगती है। देन एक्सपेंशन डिवाइस मैंने आपको दिखाई थी ना। एक्सपेंशन डिवाइस बहुत तरह की होती हैं। मोस्टली जो हमारी एसी वगैरह में या जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ हो रही है वो होती है कैपिलरी ट्यूब टाइप। देखो आपने कितनी सारी वाइंडिंग गोल गोल करके लूप बना के रखी हुई है, तो ये एक्सपेंशन डिवाइस एक तरह से। लेकिन इंडस्ट्री में इसके अलावा बहुत तरह की डिवाइसेस होती हैं, मैनुअली कंट्रोल भी होती हैं, सोलेनॉइड ऑपरेटेड भी होती हैं, या और बहुत सारे फ्लोट वाल्व टाइप भी होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ अ एयर फिल्टर यूनिट। आपने देखा हो घरों में जितने भी एसी हैं या विंडो एसी है कि कोई भी एसी है, सभी में फिल्टरिंग यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फिल्टर के कोई एसी नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एयर कंडीशनिंग के अंदर सबसे जो एक फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एयर को कंडीशन करना और उसको फिल्टर करना। तो फिल्टर करना इज़ अ पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देयरफॉर वी आल्सो यूज़ द लेयर्स ऑफ फिल्टर्स। अब फिल्टर्स के अंदर बायोलॉजिकली भी हम एयर को ट्रीट करते हैं, मैकेनिकली भी करते हैं। बायोलॉजिकली वी रिमूव बैक्टीरिया, माउथ एंड अदर थिंग्स फ्रॉम दिस एयर जो सर्कुलेट हो रही है, और मैकेनिकली वी अरेस्ट द डस्ट पार्टिकल्स, वी अरेस्ट द अदर डर्ट एंड और जो भी है उसमें, वो सारा दोनों तरह से इसको फिल्टर करते हैं। देन ब्लोअर मैंने आपको बता दिया क्या होता है इसका फंक्शन, प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट करना। डक्ट्स मैंने वेंट्स आपको बता दिया। नाउ अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वो है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। देन COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, EER एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, हीट पंप, हीट इंजन। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा फोकस करना, मुझे पता है थोड़ा सेशन मुश्किल है, खाने के बाद थोड़ी नींद तो सबको आती है थोड़ा सा ये आपके काम आएगा, ये सारी चीज़ें ना चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कहीं भी आपको बेसिक्स हैं ये सभी के काम आएंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज बेसिकली ए यूनिट फॉर रेफ्रिजरेशन। हम मान लो कि हमें रेफ्रिजरेशन किसी को बताना है कि हमें इस रूम में AC लगाना है, तो उसको बताना पड़ता है ना कितने टन का AC लगाना है।
तो टन्स का थोड़ा सा उससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ इसकी जो कूलिंग इतनी होगी, कूलिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि ये इतना बड़ा रूम है, यहाँ 10 टन का एसी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो एक तरह से यूनिट है ये। तो अब यूनिट तो है, लेकिन है क्या ये, हमें बता क्या रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, इट इज़ अ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1000 kg ऑफ आइस होमोजीनियसली ओवर अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, एनीवन, आइस कहाँ से आ गई बीच में। ये बहुत पुराना यूनिट है, ये आया कैसे है। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं इस रूम में 1 टन आइस रख दूँ, 1 टन मतलब 1000 kg आइस रख दूँ, यहाँ पे सिल्ली रख दूँ उसकी निकाल के यहाँ पे, तो क्या होगा वो। अगर यहाँ रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री और मैंने आइस रख दी यहाँ 1 टन, तो क्या होगा, मेल्ट होनी शुरू होगी वो, बिल्कुल। तो आइस मेल्ट क्यों हो रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो बेसिकली 1 टन रेफ्रिजरेशन मतलब क्या है, जब अगर यहाँ पे हम आइस रखते हैं तो आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, तो उसको मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए, एंड द हीट विल बी, इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब रेफ्रिजरेशन का सीधा सा फंडा है, जितनी भी हीट वो एब्जॉर्ब करेगी उसके इक्विवेलेंट हीट जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। अगर इस रूम में वो जो आइस मेल्ट हो रही है तो ऑब्वियसली इट इज़ एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो उसके इक्विवेलेंट जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, तो उसके आसपास जो एयर है वो चिल्ड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम अगर ऐसा सेटअप बना दें कि अगर वो 1000 kg जो आइस है वो 24 आवर्स में होमोजीनियसली अगर मेल्ट करे, ठीक है, और पर आवर हमें कितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। बस ये सिंपल इसका डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि 1 टन आइस को जब हम मेल्ट करेंगे 24 आवर्स के अंदर होमोजीनियसली, तो पर आवर या पर मिनट जितने भी हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम उसके आसपास, उसको हम कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये इसका यूनिट का मतलब है। इसीलिए जितने भी हम हमारी मशीन्स हैं या HVAC सिस्टम है, उसकी रेटिंग जो होती है वो टन्स में होती है, 1 टन, 1.5 टन, 3 टन, 4 टन, इस तरह से। अब मैथमेटिकली इसका हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कितनी आती है। हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। पावर कितनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी चाहिए। अब AC तो हम लगा देते हैं, 1 टन का AC या 2 टन का AC लगा दिए, कितनी पावर चाहिए उसके लिए, उसको रन करने की पावर भी चाहिए ना। तो अब पावर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो 1 टन ऑफ आइस का मतलब हो गया 1000 kg आइस। देन लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, 335 किलो जूल्स पर kg। अब लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया हो थोड़ा बताओ। लेटेंट हीट का मतलब होता है इट इज़ अ फिक्स वैल्यू। अगर 1 kg आइस को आपने मेल्ट करना है तो उसके लिए आपको 335 किलो जूल्स ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जो अभी आपने बताया था कि वो आसपास से हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर हमने 1 किलो आइस को मेल्ट करना है तो उसको इसके लिए हमें इतना हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, 335 किलो जूल्स पर kg 1 किलो आइस के लिए। तो इसका मतलब वही हो गया ना, उसके इक्विवेलेंट आपका कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम देखें 24 आवर्स की बात करें तो हम क्या करेंगे, 1000 kg आइस है, पर kg के लिए हमें 335 किलो जूल चाहिए हीट, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 335 किलो जूल्स। अब डिवाइडेड बाई 24 आवर्स, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो जाएगा 232.6 232.6 किलो जूल्स पर मिनट। यानी इतना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा किलो जूल्स के अंदर पर मिनट। यहाँ फिर इसको अगर पावर के टर्म्स निकालना, आपको पता है 1 जूल बाई 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट, तो इसको इसमें किलो वाट्स में निकाल के देखते हैं। 232.6 डिवाइडेड बाय सेकेंड में कर लो, 60 से मैंने पहले डिवाइड कर दिया, तो ये आपका बनेगा 3.51 किलो वाट्स। तो ये आपके पावर के यूनिट आ गए। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 टन रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो इफेक्ट, इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो थंब रूल है कि आपको 3.5 यूनिट आपके जो है बिजली के कंज्यूम हो गए उसके लिए। ये बेसिक है बिल्कुल। अगर आप कंटिन्यूसली कंप्रेसर रन करेगा आपका, चाहे कोई भी सिस्टम है, वो 3.5 किलो वाट जो यूज़ करेगा, इसी मतलब यूनिट आपके कंज्यूम हो गए होंगे पर आवर। किलो वाट का मतलब भी पर आवर। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अगर 10 टन का हो तो कितने वाट हो गए, 35 किलो वाट, ठीक है। तो ये आपको रफली आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इतने टन का AC लगा रहे हो तो इतना आपको उसके लिए वायरिंग या इस तरह का आपको सिस्टम चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम उसके बाद। अब 1 टन को हम पहले, आज से पहले 10, 15, 20 साल पहले अंग्रेजों वाले टाइम ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स होते थे। वो मोस्टली उसी, आप पुरानी बुक्स देखोगे तो आपको BTU या LBS सिस्टम में आप पढ़ोगे, तो उस समय ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के हिसाब से 1 टन जो होता है इट इज़ इक्वलेंट टू 12,000 BTU। याद रखना ये फिक्स क्वांटिटी है, यहाँ 3510 वाट्स या 3.51 किलो वाट। और नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ COP।
अब हम किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हैं तो COP हमेशा जो है पिक्चर में आ जाती है। अब COP का फुल फॉर्म है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये होती क्या है? COP इज़ द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड टू द टोटल वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट। अब मैं आगे आपको समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। अब COP का मतलब ये सीधा सीधा ये हुआ कि ये रेशियो है, जिसमें रेशियो किस चीज़ की है कि कितनी हीट आपने किसी स्पेस में से निकाल ली और उस हीट को निकालने के लिए कितना वर्क डन हुआ कंप्रेसर के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ COP का। अब COP की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। कभी भी COP की वैल्यू अगर 1 से कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ। 1 से कम कभी नहीं होगी। सेकेंड, जितना COP की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा आपका सिस्टम। तो कोई भी आपको HVAC सिस्टम चेक करना है, AC चेक करना है या कुछ भी चेक करना है, आप सबसे पहले उससे ये पूछो कि COP कितनी है इसकी। अगर वो 2 है तो अच्छा है, 4 है तो और भी अच्छा है, 6 है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आजकल जो COP को हम रिप्लेस कर रहे हैं EER, इट इज़ इक्वलेंट EER, SEER, ISEER। EER मतलब एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, SEER मतलब हो गया सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ISEER हो गया इंडियन स्टैंडर्ड एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये ऑलमोस्ट सारे सबका मतलब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी में भी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम हीट पंप किसको कहते हैं। अब मैंने COP की बात कर रहे थे, हम COP कैसे निकालते हैं अब इस इक्वेशन में मैंने यही समझाया। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे आपके डायग्राम में आप देखो, नीचे जो ब्लू स्पेस में जो स्केयर है उसमें अब मैंने लिखा हुआ रेफ्रिजरेटेड स्पेस या कोल्ड स्पेस। टॉप पे मैंने लिखा है एनवायरनमेंट, बीच में है आपका हीट पंप। अब मान लो कि ये हमारा जो है ब्लू स्पेस, ये एरिया है, इसमें हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक ही मेथड है कि हम हीट को रिमूव करेंगे इसमें से। जितनी हम हीट रिमूव करेंगे उसके इक्वलेंट हमें वर्क डन भी करना पड़ेगा। तो लेट अस से वी हैव रिमूव्ड Q1 अमाउंट ऑफ हीट, वी हैव एक्सट्रैक्टेड Q1 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। अब Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम हीट को रिवर्स डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें वर्क कितना करना पड़ा? W, लेट अस से W। अब वर्क करने के लिए किसने वर्क किया? कंप्रेसर ने। ठीक है ना, मैकेनिकल पार्ट तो वही है। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए हमने W वर्क किया, मैकेनिकल वर्क, और Q1 हीट हमने निकाल ली वहाँ से स्पेस में से। अब इसका मतलब क्या हुआ? Q1 प्लस W को मिला के हमने इन्वायरमेंट में जो हीट डंप की या रिजेक्ट की वो होगी आपकी Q2। तो इसका मतलब Q2 क्या हो गया? W प्लस Q1। या आप इस तरह से समझ लो, W इज डिफरेंस ऑफ Q2 माइनस Q1। अब हमारी जो डेफिनेशन क्या कहती है, COP क्या होती है? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। अब मुझे यहाँ बताओ हीट एक्सट्रैक्टेड कितनी हुई है? Q1। ठीक है ना, ये वाली नीचे Q1 हमने हीट निकाली वहाँ से, डिवाइडेड बाय वर्क डन कितना हुआ? W। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, Q1 डिवाइडेड बाय W। ना W इज Q2 माइनस Q1। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो Q2 माइनस Q1 इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन, ये 1 से कम ही होगा। तो जब भी 1 को हम Q1 जो भी वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन से, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से चल जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? COP इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अब जितनी COP की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही आपका सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो दिस इज अ हीट पंप। हम इसको हीट पंप क्यों कहते हैं? है तो ये एक तरह से AC है, रेफ्रिजरेटर या HVAC सिस्टम है, लेकिन उसको हीट पंप इसलिए कहते हैं क्योंकि हीट पंप का मतलब क्या होता है कि किसी भी फ्लूइड को कहीं से रिमूव करना है, निकालना वहाँ से। ठीक है, अब AC या जो हीट पंप क्या कर रहा है, वो एक लो टेम्परेचर एरिया से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर एरिया में डंप कर रहा है। अदरवाइज आप नेचुरली प्रोसेस देखोगे तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर में आती है, लेकिन यहाँ तो रिवर्स हो रहा है, लो से हम हायर हीट निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा मैकेनिकल वर्क, वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। बिना वर्क के ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसको हीट पंप कहते हैं कि AC का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो स्पेस बिलो एम्बिएंट टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर है वहाँ से हमने हीट निकाल के उसको उसी टेम्परेचर पर मेंटेन करना या उसको नीचे लेके जाना है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हीट पंप। AC भी यही करे घर में, वो आपका जो विंडो AC है अंदर से हीट निकाल के बाहर फेंक रहा है, पीछे बैक साइड पे हीट निकल रही है, उसको देखो, अंदर से हीट निकाली बाहर फेंक दी, यहाँ से हीट निकाली बाहर फेंक दी। तो इन रिटर्न आपके रूम में क्या हुआ? रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस हो गया। सो ये हीट इंजन है, ये भी समझाने की जरूरत है, ये छोड़ो, कंफ्यूज हो जाएगा आप। अब एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है? ये मैंने आपको बताया था, COP EER ऑलमोस्ट सेम। अब इसकी डेफिनेशन देखो तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट इज़ द रेशियो ऑफ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड टू द टोटल एनर्जी इनपुट टू द कंप्रेसर एंड फैन। यानी कि कूलिंग इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा है कहीं पे किसी भी स्पेस में,
तो वो तो वही होगा, हीट कितनी रिमूव कर रहे हैं, वो सेम चीज़ है। तो EER भी सेम है। जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने आउटपुट कूलिंग जो लेनी है वो BTU में लेनी है, हमेशा यूनिट्स इसके BTU में यूज़ करना है। बाकी नीचे इलेक्ट्रिकल पावर लेनी है किलोवाट्स में। तो ऊपर आपने जो लेना है वो लेना है आपने BTU पर आवर, और डिनोमिनेटर में आपने हमेशा लेना है किलोवाट्स पर आवर। बस यही डिफरेंस और कुछ नहीं है, बाकी सेम है वो। अब आप EER की वैल्यूज़ देखोगे अगर आप, तो जो अभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, उन्होंने जो रिलीज लेटेस्ट जो किया है 2022 में, उसके हिसाब से जो स्टार रेटिंग इन्होंने जो डिफाइन की है वो इस तरह से है। देखो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 1 स्टार का जो मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज है वो है 2.7 से 2.8 है। और जो 5 स्टार की जो मैक्सिमम रेंज है, जो ये दो है, लेफ्ट साइड पे आपका है विंडो AC, राइट साइड पे स्प्लिट AC। विंडो AC के लिए अलग वैल्यूज़ हैं और स्प्लिट AC की वैल्यूज़ अलग हैं। तो विंडो AC की थोड़ी कम है, स्प्लिट AC की तो 5 तक जा रही है देखो मैक्सिमम। तो जो 5 स्टार रेटेड AC है, जो विंडो AC है, वो है मैक्सिमम 3.5 जो इसमें आ रहा है। तो यानी कि सबसे एफिशिएंट AC कौन सा हुआ? हाँ, स्प्लिट, जिसकी वैल्यू 5 है। ठीक है। अब अगर आपको वहाँ पे स्टार लेबलिंग के अंदर आपको EER की वैल्यू दे रखी है या ISSER की वैल्यू लिखी हुई है, आप उसकी पावर कैसे निकालोगे, कितनी पावर ये जो AC यूज़ करेगा, वो कैसे निकालेंगे, आगे हम देखते हैं कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंजप्शन ऑफ एन AC यूजिंग EER वैल्यू या SEER वैल्यू या ISSER वैल्यू कैसे निकालनी है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना कि कितने टन का AC है। मान लो 1.5 टन का AC आप लेने जा रहे हो और आपने निकालना है कि उसकी एनर्जी कंजप्शन कितनी होगी पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में कितनी, वो कितने यूनिट्स फूकेगा। तो आप कैसे चेक करोगे, आपने क्या करना है, कैपेसिटी उसकी इतनी टन्स में है, उसको मल्टीप्लाई करना है 3510 वाट्स। ये तो वही चीज़ है ना, 1 टन ऑफ एविएशन 3.5 किलोवाट। तो कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 3510 वाट्स डिवाइडेड बाई EER वैल्यू या SEER वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसे डिवाइड कर दो आप। तो जितने भी आपके आएंगे वो वाट्स में आ जाएंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके चला, यहाँ पे 2.7 EER की वैल्यू है, तो हमने क्या किया 1.5 इंटू 3510, ये आ गया आपका 5265 डिवाइडेड बाई EER। अब यहाँ पे EER की वैल्यू है 2.7, तो 5265 डिवाइडेड बाई 2.7। तो ये जो आपका AC है जिसकी EER की वैल्यू 2.7 है, इट विल कंज्यूम ऑलमोस्ट 2 यूनिट्स पर आवर। 2 यूनिट जो कंज्यूम आपके जो है फूक देगा 1 घंटे में। अगर यही 5 स्टार होता, 5 की वैल्यू से निकालना जरा कितना आता है, देखिए EER की वैल्यू 5 लेके देखो जरा, मुझे बताओ कितना है। 1 मतलब 1000 वाट, ओनली 1 यूनिट, तो कितना हाफ हो गया ना डिफरेंस। तो ये आपका देखो ये बेनिफिट है स्टार रेटिंग का। हायर द वैल्यूज ऑफ EER, मोर एफिशिएंट इज द सिस्टम एंड लेस एनर्जी इट विल टेक। आगे चलें अब, अभी कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। सो नेक्स्ट इज हीट लोड। चलो मैथमेटिकल पार्ट खत्म हो गया बस। अब हीट लोड क्या होता है, थोड़ा आइडिया होगा। अब हम इस रूम में बैठे हैं अगर, तो अगर हम AC की कैलकुलेशन करते हैं, मान लो कि अभी इस यहाँ पे AC लगाना है हमने, उससे पहले की बात कर रहे हैं कि पहले तो हम देखेंगे चेयर्स कितनी लगी हैं। पहले मान लो कि यहाँ पे 100 चेयर्स लगी, 100 चेयर्स। तो हमें किसी भी रूम का अगर हमने हीट लोड निकालना है कि कितना टन का AC लगे, उससे पहले हमें हीट लोड निकालना पड़ेगा। तो हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, ये उसकी बात हो रही है। तो जैसे सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स कितने हैं। अगर ये 100 सीट्स लगी हैं तो हम 150 मांगे जाते हैं कि 150 मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है। अब पर पर्सन जो है हीट लोड होता है 600 वाट्स एक बंदे का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो। एक तो हो गया नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, सेकंड आ गया उसमें हीट लोड के अंदर कि हीट कितनी लीक हो रही है अंदर, कितनी हीट बाहर से अंदर आ रही है कंटिन्यूसली। कोई भी रूम में हो सकता है उसके ऊपर सोलर रेडिएशन पड़ रही हो, सन की सनलाइट पड़ रही हो, ठीक है ना, हीट धूप पड़ रही हो, या पेटा की बिल्डिंग से वैसे ही बहुत एफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा हो रहा। लेकिन कई जगह पे क्या होता है, आपके घरों में लगाते हैं तो आपके विंडो पैन से हीट आ रही है अंदर, सोलर रेडिएशन आ रही है, छत से आ रही है हीट अंदर आ रही है। ठीक है, तो उसको हमने सबसे पहले देखना है कि हीट कितनी लीक हो रही है सिस्टम के अंदर, वो देखना है। फिर हीट लोड ऑफ ऑक्यूपेंट्स 600 BTU पर पर्सन, मैंने को बताया था, ये भी हमने कंसिडर करना है कितने ऑक्यूपेंट्स बैठेंगे उसमें। देन नेक्स्ट आ जाएगा उसमें हीट लोड ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब इसमें क्या है, अब इसमें जैसे आप लोग बैठे हो यहाँ पे, आपकी हर एक की जेब में एक एक मोबाइल फ़ोन भी होगा, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये माइक सिस्टम पड़ा हुआ है, ये लाइट जल रही है, ये सारी इल्यूमिनेशन हो रही है, और बहुत कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं यहाँ पे। अब हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का अपना भी एक हीट लोड है। आपका मोबाइल आपको देखा होगा कितनी हीट छोड़ता है, ठीक है। अगर 100 बंदों को मोबाइल ऑन करके बैठे हैं तो आप सोचो कितना उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अगर लैपटॉप आप ऑन करके बैठे हो तो उसका अलग ही हीट लोड है, प्रोजेक्टर चल रहा है उसका हीट लोड है, ये इसका फ़ैन चल रहा है ये हीट लोड है।
तो ये सारे कंसिडर करने होते हैं। ये देखने में तो बड़ी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे देखोगे तो दे विल मेक अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस। तो ये भी हमने देखना है। देन लास्ट इज लेटेंट हीट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड एयर। इसका मतलब क्या हुआ? इनफिल्ट्रेशन या इनफिल्ट्रेटेड एयर का मतलब होता है कि हमने सोलर रेडिएशन देख ली, पीपल देख लिया कितने लोग बैठते हैं, हीट लोड देख लिया, बाकी सारे इक्विपमेंट्स का। इसके अलावा क्या होता है कि बाहर से जो आप मई जून में आप कभी देखना बाहर से जिसको ना लू चल रही है, ठीक है, तो आप वहाँ उस एयर का टेम्परेचर देखना कितना होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 45-46 डिग्री सेल्सियस। अगर कहीं से भी वो एयर अंदर आएगी रूम के अंदर, कहीं से भी रोशनदान से आ गई, डोर्स के नीचे से आ गई, या कहीं और से लीकेज हो गया गई, ठीक है, तो वो इट आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। आपका डोर कितनी बार खुल रहा है, विंडो पैन कितनी बार खुल रही है, या विंडो पैन्स कितनी है, तो वो इनफिल्ट्रेशन एयर को भी हमने कैलकुलेट करना होता है कि कितनी एयर जो है अंदर आ सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो वो सारे मिला के इसको हम कहते हैं हीट लोड फैक्टर फॉर HVAC सिस्टम। हम क्या करते हैं मोस्टली, हम AC खरीदते हैं तो हम ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। दुकानदार कहते हैं सर I10 का लगा लो, या तो वो आपको ओवर कैपेसिटी बता देगा या अंडर कैपेसिटी बता देगा, तो दोनों में आपका नुकसान है। अगर आप अंडर कैपेसिटी का लोगे तो आपका AC की जो सर्विस पीरियड में जल्दी वो फेलियर होने के चांसेस हैं। ओवर कैपेसिटी का लोगे तो आपकी एफिशिएंसी कम आएगी, आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली तो AC हमेशा जब लेना है तो बिल्कुल एग्जैक्ट लेना है हमने, वो एलिब्रेशन करनी पड़ती है उसके लिए। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घर में हमारे AC लगे हैं या रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हुआ है, HVAC सिस्टम लगा हुआ है, इसको हमने कैसे हम इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकते हैं। व्हाट आर द मेन दिस थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। हमारे घर के अंदर अगर AC लगा है तो उससे मैक्सिमम उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हमें चीज़ों को ध्यान रखना है, ये इसमें आगे सारा मैंने डिस्कस करना है। बस 5 मिनट हो रहा है ज़्यादा नहीं। सो फर्स्ट वन इज अ स्टार रेटिंग। अगर घर में या कहीं भी HVAC सिस्टम लगा हुआ है तो पहला जो फैक्टर इफेक्ट करेगा उसकी एनर्जी, जो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है वो तो आपको पता ही है, स्टार रेटिंग। 1 स्टार वाला ज़्यादा कंज्यूम करेगा, 5 स्टार वाला कम करेगा। अभी आपने एग्जांपल देख लिया, 1 स्टार वाला आपके 2 यूनिट ले रहा था और 5 स्टार वाला आपका सिर्फ 1 यूनिट ले रहा था। तो पहला तो ये फैक्टर गया। देन सेकंड फैक्टर इज द कंडीशन ऑफ एयर फिल्टर्स। अब आपका जो घर में सभी के AC लगा, कभी किसी ने उसके खोल के देखा फिल्टर क्या हाल होता है उसका? बहुत कम लोगों ने देखा होगा। हाँ, वो अगर चोक हो गया आपका फिल्टर तो आप सोचो बेचारे AC के अंदर हवा कहाँ से जाएगी और कहाँ से बाहर आएगी। अगर एयर अंदर नहीं जाएगी तो कूल कैसे होगी? तो जो फिल्टर की कंडीशन क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको देखते नहीं हैं। आपकी बाइक है, आपकी गाड़ी है, आपकी कुछ भी है, सभी के अंदर जो एयर फिल्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम नॉर्मली इग्नोर ही कर देते हैं, देखते ही नहीं हम। और फिल्टर एक तरह से चोक हो जाता है सिस्टम पूरा। तो एयर फिल्टर का आप जो है AC का एयर फिल्टर को क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको रेगुलरली इसको क्लीन करना इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे ही एनर्जी 10% एनर्जी एफिशिएंसी का फर्क पड़ जाता है। देन उसके बाद आ गया, थोड़ा देख लेते हैं आगे। ये स्टार रेटिंग है, उन्होंने बता दिया आपको कि इफेक्ट पड़ता है। ये देखो एयर फिल्टर्स, जो क्लॉग्ड एयर फिल्टर्स हैं दे पुट स्ट्रेन ऑन द फैन एंड इंटायर यूनिट एंड दे आल्सो अफेक्ट द एयर क्वालिटी। अगर उसका एयर फिल्टर चोक हो गए तो कंप्रेसर के ऊपर भी जोर पड़ेगा, ठीक है ना। कंप्रेसर के ऊपर और उसके जो ब्लोअर के ऊपर सबके ऊपर जो है लोड जो जोर पड़ेगा। आपकी उसके ऊपर जो उसकी सर्विस, जो उसकी लाइफ है वो कम होती है, ठीक है ना। सेकंड क्या होता है, पुअर इनफ्लो आल्सो रिजल्ट्स इन आइस फॉर्मेशन। कई बार फिल्टर इतने चोक हो जाते हैं कि आइस, मतलब वो कॉइल के ऊपर आइस ही जम जाती है पूरी। तो आप मैकेनिक को बताते हो हमारा तो AC कूलिंग नहीं कर रहा, कूल कैसे करेगा बेचारा, वो तो पूरा जाम हो गया। वो आपकी एवापोरेटर कॉइल के ऊपर आइस जम गई, फिल्टर उसके सारे चोक हो गए, हवा कहाँ से ना तो अंदर जाएगी ना वो बाहर आएगी। आपका तो वो जो आप मैंने बताया था ना, फर्स्ट पास सेकंड पास, तो खत्म ही हो गया काम। तो जब पास ही नहीं होगी एयर, फर्स्ट पास सेकंड पास, वो काम खत्म हो गया तो कूलिंग कहाँ से होगी? हो ही नहीं सकती वो, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो ये आपने डायग्नोस करना है कि फिल्टर कितने साफ है। सो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी 15% एनर्जी हम सेव कर सकते हैं अगर हम फिल्टर्स को रेगुलरली जो है क्लीन करें। देन नेक्स्ट जो ये देखो क्लीन एंड डर्टी फिल्टर कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट की है थर्ड जो पैरामीटर है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेट टेम्परेचर। अब ये क्या चीज़ है सेट टेम्परेचर? मैंने वो बताया था कि जो हम टेम्परेचर सेट करते हैं, जैसे आपने 26 डिग्री सेट कर दिया और इन्होंने कर दिया 22 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले जो कंप्रेसर जब चलेगा, जो पास होगा, फर्स्ट पास सेकंड पास, पहले कौन सा आएगा टेम्परेचर?
26 पे जाते ही कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ये 22 में जाने से पहले वो हो सकता है 10 बार और एयर पास हो, फिर जाके बंद हो। तो आप देखो 10 पास और उस 26 से 22 में जाने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी आपकी एक्स्ट्रा एडिशनल वेस्ट होगी। ठीक है, तो जब भी आपने सेट टेम्परेचर, आप घर में एसी का सेट टेम्परेचर करते हो, सोच समझ के करना है। ये नहीं कि सेट टेम्परेचर 18 करके रजाई लेके सो गए, तो उसके फ़ायदा क्या हुआ आप पहले इसको 24 पे रखो, ताकि एसी पे लोड भी कम पड़े और आपकी हेल्थ भी सही रहे। आपका हेल्थ का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, क्योंकि आप जितना प्रेशर डिफरेंशियल रखोगे ज़्यादा रूम के अंदर, मान लो मैंने यहाँ पे 20 रख दिया, बाहर टेम्परेचर 40, तो जैसे ही आप बाहर जाओगे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। आपकी जो है अचानक से आपकी बॉडी जो है प्रेशर डिफरेंशियल वो झेल नहीं सकती हो, तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक है ना, तो बेटर है कि आप प्रेशर डिफरेंशियल उतने रखो जितना आपको लगता है कंफर्टेबल है। बस वो आपके लिए भी अच्छा है, आपके इक्विपमेंट के लिए भी अच्छा है, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है वो। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, ये हो गया थर्मल इंसुलेशन ऑफ रूम, ये लास्ट पॉइंट है। थर्मल इंसुलेशन ऑफ रूम का मतलब आपको सबको पता है आई थिंक, ये कि हम जब किसी रूम को हम कूल कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं, तो उसमें से क्या होता है, हीट की टेंडेंसी है कि इट विल लीक अवे फ्रॉम द स्पेस, क्लोज स्पेस। तो उसको लीक होने से बचाना कैसे है, आइदर वी कैन इंसुलेट द रूम, जैसे यहाँ पीछे सिस्टम में सारे लेकिन इंसुलेशन हो रखी है, गत्ते लगे हुए हैं। आजकल तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, जैसे डबल वॉल आ गई है, या ब्रिक्स के अंदर जो है एयर गैप होता है, या आजकल प्लास्टर्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। उसके बाद फॉल सीलिंग आ गई है, और उसके दीवार के मतलब वॉल्स के ऊपर हम वो लगा देते हैं, की तरह के पैनल्स लगा लेते हैं, बोर्ड्स लगा लेते हैं। तो बाय यूजिंग और डिफरेंट मटेरियल्स एंड मेथड्स वी कैन इंसुलेट द रूम। आप जितना बेटर इंसुलेट करोगे उतना ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना ही कंप्रेसर को कम काम करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा रिटेन करके रखेगा वो हीट को। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर के अंदर जहाँ पे भी आप रेफ्रिजरेटर एसी लगाते हैं, वहाँ पे हमने अवॉइड करना है कि आप वहाँ पे रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक ओवन या बाकी अप्लायंसेस ना रखो वहाँ पे, क्योंकि उससे क्या होगा, हीट लोड बढ़ेगा वहाँ पे। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है साइड वॉल से हीट आ रही है, तो आप प्लांटेशन कर सकते हो वहाँ पे, या फिर एसी ऐसे रूम में लगाओ जहाँ पे जो सेंट्रली पोजीशन हो, जहाँ पे किसी भी तरह से हीट मैक्सिमम सोलर रेडिएशन नहीं आ रही डायरेक्ट, जो अंदर है सेंटर में है। आप घर के कहीं सेंटर वाले रूम में लगा सकते हो एसी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंडेंसर यूनिट। कंडेंसर यूनिट मैंने आपको बताया था क्या होता है। कंडेंसर यूनिट जहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है, एसी का जो बैक रियर पोर्शन है, जहाँ से जो हम हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। अब आप सोचो कि ये कंडेंसर है, कंडेंसर हमने दिखा था ना शुरू में, जो स्प्लिट एसी का लगा होता है कंडेंसर। अगर आप कंडेंसर लगाते हो, बाहर टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, आपने छत पे रख लिया कंडेंसर। एक बंदे ने कंडेंसर रखा जहाँ पे शेड है, ठीक है, और उसने ऊपर से कवर कर दिया, उसको थोड़ा सा शेड लगा दिया। एक कंडेंसर का हीट पड़ रही है 45 डिग्री सेल्सियस, एक और पड़ रही है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी एक कंडेंसर का टेम्परेचर है 45, एक है 40। कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा? ऑब्वियसली 40 वाला ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि उसको रेफ्रिजरेंट में से हीट रिमूव करना ज़्यादा ईजी है उसके लिए। एक ऑलरेडी 45 पे बैठा है बेचारा, उसकी जो एयर फ्लो होगा वो 45 पे अंदर आ रही है, जो रेफ्रिजरेटर से हीट रिमूव कर रही है। एक की आ रही है 40 पे, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। तो कंडेंसर हम कोई नहीं बताएगा आपको, इंजीनियर भी नहीं बताता, वो भी छत पर लगा के चले जाएंगे, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी। कंडेंसर को आप कहाँ पे लगा रहे हो, कैसी जगह पे लगा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो खींची हुई है, ये मेरे घर की है ये मैंने कंडेंसर को कहाँ लगाया, बिल्कुल कहीं से धूप नहीं आ सकती, और दोनों तरफ जगह खाली है, क्योंकि ये साइड से एयर सक करता है, हमेशा साइडों से रहता है और फ्रंट से छोड़ेगा। ये ऊपर चाहे स्पेस कम है, लेकिन साइडों से पूरी जगह खाली है, और कोई इसमें हीट डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। इससे आप काफ़ी जो है हीट एनर्जी सेव कर सकते हो। तो ये अगर आप ये तभी करोगे जब आपको बेसिक्स पता है। जब बेसिक्स पता होंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता फिर मुश्किल हो जाएगी। लेमैन को नहीं पता ये यार एयर फिल्टर हो गया क्या हो गया, बाद में कर लेंगे, पर आपको तो फिर अब लगे यार इसको तो सांस नहीं आ रही जा रही, इसी को इसको करो साफ इसको। अब लास्ट में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ नोन एज इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। सबने नाम सुना होगा ना। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे कन्वेंशनल एसी होते थे, उसमें जो आपका कंप्रेसर है, उसके अंदर जो मोटर होती थी वो होती थी या तो कंप्रेसर ऑन होगा या ऑफ होगा, यानी वो हमेशा फुल लोड पे या जीरो लोड पे काम करते हैं। मैंने आपको बताया जैसे सेट टेम्परेचर आप वहाँ पे पहुँचा, एसी 22 पे पहुँचा, उसने क्या किया, कंप्रेसर को तो ऑफ कर दिया, ठीक है, आपका सिर्फ ब्लोअर चल रहा है। अब आपको जो एयर आ रही है वो आ रही है जो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर है, उसी पे एयर वो बार बार घुमा रहा है उसको। आपको क्या होगा, थोड़ी देर यू विल फील अनकम्फर्टेबल,
क्योंकि अब जो आपका कूलिंग सिस्टम तो बंद हो गया पीछे, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बंद हो गया, रेफ्रिजरेंट जो घूम नहीं रहा, सर्किट नहीं हो रहा, कंप्रेसर बंद हो गया, सिर्फ फैन चल रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको कंफर्ट लेवल थोड़ा सा आपका जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन अब जो उसमें क्या होता है कि या तो एसी चलेगा या नहीं चलेगा, या कंप्रेसर चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी उसमें गया है कि वो देखता है कि हाँ अब 22 डिग्री सेट टेम्परेचर आ गया, अब मुझे बाहर से जो हीट लोड है रूम के ऊपर वो इतना है, और मुझे उस हिसाब से आरपीएम कम कर देता हूँ। तो वो क्या करेगा, वीएफडी क्या करेगी, वो कंप्रेसर के आरपीएम कम कर देगी। डेटा से पहले उसके आरपीएम थे जितने, उससे 50% पे आ गया वो। अब 50% उसने देखा कि जितनी हीट बाहर से आ रही है उसके साथ कंपनसेट हो रहा है, यानी एक बैलेंस बन गया। 50% पे चलना शुरू कर देगा, तो आपको जो भी एयर आ रही है वो उसी हिसाब से आएगी, उसका टेम्परेचर उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। तो आपको उसके अंदर जो आपका कंफर्ट लेवल है वो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद हो सकता है 4 बंदे निकल के चले गए, उसको लगा यार अब और थोड़े आरपीएम कम कर लेता हूँ क्योंकि लोड और कम हो गया, तो और उसने और रिड्यूस करके 30% पे आ गया वो। तो जो वीएफडी बेस्ड जो एयर कंडीशनर है वो एक तरह से आपके जिसको कहते हैं ना कि दे कैन चेंज एयर अल्टर देयर कैपेसिटी। वो 1 टन का भी बन सकता है, वो 1.5 टन का भी बन सकता है, वो 2 टन का भी बन सकता है, और वो ½ टन का भी रह सकता है। मतलब उसके अंदर जो वर्सटैलिटी है वो कन्वेंशनल एसी के अंदर नहीं है, वो यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब इसमें एक फैक्टर तो ये हो गया। सेकंड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारे एक रूम के अंदर जो एसी घरों में लगे हुए हैं, आप देखोगे जब एसी जब चलता है ना, तो उसका जो कंप्रेसर है इट ड्रॉज ऑलमोस्ट 30 to 35 एम्पियर्स ऑफ करंट। 35 एम्पियर करंट, आप सोचो कितना होता है। पूरे घर की वायरिंग हिला के रख देता है ऐसे ऐसे करके। और ट्यूबें भी ऐसे एक बार ऐसे कर लेती हैं, आपका फैन भी सारा टीवी भी होगा तो वो भी ऐसे करेगा एक बार। तो उससे क्या होता है कि जब जितनी बार भी कंप्रेसर ऑन हुआ ऑफ हुआ ऑन हुआ ऑफ हुआ, आपके घर की वायरिंग की जो लाइफ कम हो रही है, आपकी इक्विपमेंट्स की लाइफ कम हो रही है। बाकी जो इक्विपमेंट्स आपके LCD, आपका कंप्यूटर, आपका जो लाइट्स हैं, ठीक है, आपका रेफ्रिजरेटर, सभी को इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि आपका फ्लक्चुएशन आ रही है उसकी वजह से, ठीक है ना। लेकिन जो VFD सिस्टम है वो उनका स्टार्टिंग करंट ही बहुत कम है। दे स्टार्ट विद 6 एम्पियर ओनली। 6 एम्पियर से स्टार्ट होगा, धीरे 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 करके वो पूरा फुल कैपेसिटी पे आएगा। उसके बाद एक बार फुल कैपेसिटी आने के बाद उसने देखा हाँ टेम्परेचर जो है मेंटेन हो गया, देन अगेन इट कम्स टू द स्टैंड दिस एट अ पर्टिकुलर रेंज, और उसी स्पीड पे चलेगा वो। तो ये दिस इज द दिस बेनिफिट ऑफ VFD कंट्रोल AC। आजकल उसको इन्वर्टर AC कहते हैं। ये इस तरह का साइकिल है, इन्वर्टर AC और दूसरे में बहुत डिफरेंस होता है। ये कंपैरिजन है इनका, देखो इन्वर्टर AC में हमेशा कंप्रेसर ऑन रहता है, नॉन इन्वर्टर AC में कंप्रेसर या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। इट कैन एडजस्ट द कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू बाई चेंजिंग द RPM, लेकिन उसमें कैपेसिटी जो है मैक्सिमम चलेगा या जीरो होगा। इसका सॉफ्ट स्टार्टअप है, यानी कि ये स्टार्टिंग इसका जो करंट एम्पियर होंगे वो 6 एम्पियर्स होंगे, लेकिन उसमें 30 एम्पियर से भी ऊपर हो सकते हैं। इसके लिए जो आपका इन्वर्टर यूज़ करते हैं वो बहुत छोटा सा इन्वर्टर से आपका काम चल जाएगा। 1.5 एम्पियर किलो KVA का एम्पियर जो है इन्वर्टर इज सफिशिएंट, बट उसके लिए आपको कम से कम 5 KVA का चाहिए। तो ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। अब मैं जो लास्ट में मेरा कंक्लूजन ये है, द एनर्जी एफिशिएंट HVAC सिस्टम हैज़ बीन मेंटेन एंड रन। कोई भी HVAC सिस्टम जो आप अगर आप सेंसिबली इसको रन करते हो और ख़रीदते हो तो आप उससे बहुत अच्छी एनर्जी सेविंग कर सकते हो, और आपका जो है उसमें ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत कम हो गया आगे जाके लाइफ सर्विस लाइफ में। इफ़ यू नो द बेसिक्स, अगर आपको उसके बेसिक्स पता है तो आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हो, रन कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमें बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है सभी को। तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आप भी आगे जो है इस चीज़ को, इस नॉलेज को आपने डिसमिनेशन करना है, आगे इम्पार्ट करना है लोगों को। इफ़ यू नीड दिस प्रेजेंटेशन आई कैन शेयर विद यू, ठीक है। थैंक यू।